Good morning, class. So now we are going to start our next topic. So I hope कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ की प्रैक्टिस कर ली है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क, लेकिन ये बहुत इजी सिंपल टॉपिक्स हैं। और अब जो पार्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है दैट पार्ट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एरर्स इन अ मेजरमेंट। तो ये लास्ट टॉपिक होगा और इसके बाद आपका ये चैप्टर जो है दैट विल बी फिनिश्ड। फिर आपकी न्यू यूनिट स्टार्ट होने वाली है और आपका जो टेस्ट होगा, जो एग्ज़ाम होगा, वो आपका इसी चैप्टर से होगा। ओके, तो जो फर्स्ट चैप्टर आपको बताया गया है वो और जो सेकंड चैप्टर के जितने पार्ट्स हैं उनको प्रिपेयर करना होगा। लेकिन जो नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड दैट आई विल स्टार्ट, लेकिन उससे एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। ओके, तो सेकंड चैप्टर आपका होगा काइनेमेटिक्स, सेकंड यूनिट है। और काइनेमेटिक्स में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट विल बी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एंड आई होप कि ऐसा क्लियर भी नहीं है कि 11th क्लास के क्लासेस क्योंकि अभी जल्दी में ही स्टार्ट हुए हैं तो आपको एग्ज़ाम में इंक्लूड किया जाए, इट इज़ नॉट डिसाइडेड नाउ। तो ये आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फ़िलहाल आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक आज स्टार्ट होगा। सो एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन, दो यहाँ पर टॉपिक्स दे रखे हैं। और जो आपका मोस्टली जो फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट चैप्टर है, उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो मोस्टली प्रैक्टिकल से, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हैं। ओके, तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो प्रैक्टिकल्स में ज़्यादा आते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एक दे रखा है एक्यूरेसी और प्रेसिजन। तो एक्यूरेसी और प्रेसिजन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं तो उस मेज़रमेंट में जो क्वांटिटी की जो मेज़र्ड वैल्यू निकल कर आती है किसी भी चीज़ की, जैसे सपोज दैट वी आर गोइंग टू मेज़र लेंथ। ओके, तो लेंथ को हमने एक स्केल से मेज़र किया और लेंथ की एक वैल्यू हमारे पास आई 4.12 मीटर। ओके, तो ये एक किसी पर्टिकुलर स्केल से मेज़र की गई वैल्यू है। स्केल आपको पता है, हर एक स्केल डिफरेंट टाइप का है और लीस्ट काउंट उसका अलग हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि मान लीजिए अगर आप सेंटीमीटर स्केल का यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो स्मॉलेस्ट डिवीज़न होगा वो छोटा होगा, छोटी वैल्यू मेज़र कर सकता है। मीटर स्केल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका स्मॉलेस्ट डिवीज़न सेंटीमीटर स्केल से बड़ा होगा। सबसे छोटी जो वैल्यू वो मेज़र करेगा वो सेंटीमीटर स्केल के कंपैरिजन में बड़ी होगी। तो इसी तरह से अलग अलग स्केल से आप मेज़र करेंगे तो वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। जैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, जैसे अगर रीडिंग 4.12 मीटर है तो ऐसा नहीं कि रीडिंग 5 आ जाएगी या 6 आ जाएगी या 3 आ जाएगी। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है ये जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स हैं इनमें। जैसे 4.12 की जगह हो सकता है कोई अदर स्केल 4.13 दे सके रीडिंग, या 4.125 रीडिंग दे सके, डिपेंड्स ऑन इट्स लीस्ट काउंट। ओके, तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक जैसे लीस्ट काउंट वाले स्केल, जैसे सेंटीमीटर स्केल की ही बात करें तो सेंटीमीटर स्केल एक आपने लिया और उसने रीडिंग इतनी दी, हो सकता है दूसरा आप सेंटीमीटर स्केल यूज़ करें तो वो रीडिंग थोड़ी सी चेंज कर दें। ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी जो एरर्स होती हैं मेज़रमेंट में कि एक ही जो लेंथ है उसकी रीडिंग अगर आप 2-3 बार लेते हैं तो हर बार में बहुत थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस आता है हर एक रीडिंग में। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप 4 सेंटीमीटर लेंथ का एक पॉइंट ही लगा रहे हैं, आपने 2 पॉइंट्स जो है वो स्केल से ऐसे करके मार्क करें, दूसरी बार आपने स्केल रख के चेक किया, हो सकता है पॉइंट्स थोड़े बहुत इधर उधर डिस्टर्ब दिखाई दें। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीज़न ये है कि जो एरर्स के रीज़न्स हैं वो मे बी ये हो सकते हैं, आप एरर्स में आगे पढ़ेंगे कि जो ऑब्ज़र्वर जो रीडिंग ले रहा है तो वो ऑब्ज़र्वर को अगर उस इंस्ट्रूमेंट की स्केल यूज़ करना तो बहुत आसान है, किसी और अदर इंस्ट्रूमेंट का अगर यूज़ कर रहे हो तो उस इंस्ट्रूमेंट की परफेक्ट नॉलेज ना हो तो हो सकता है कि उसकी जो नॉलेज की जो कमी है, उसको पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है इंस्ट्रूमेंट की, इस वजह से एरर्स आ रही हों। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो जो टेक्निक्स यूज़ कर रहा है वो टेक्निक्स प्रॉपर नहीं है, या फिर इंस्ट्रूमेंट में ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है कभी कभी। तो एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जो आप मेज़रमेंट ले रहे हैं
किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट ले रहे हैं, तो वो जो मेज़रमेंट है वो कितना सही है, कितना एक्यूरेट है, या फिर कह सकते हैं कि उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी उस क्वांटिटी की, उस मेज़रमेंट की। जैसे लेंथ का तो आपको पता ही नहीं है कि लेंथ आपने इंस्ट्रूमेंट से ली 4.12 मीटर आ रही है, अब आपको पता ही नहीं एक्चुअली ये होनी कितनी चाहिए थी। अगर इतनी ही होनी चाहिए थी तब तो सही आ रहा है आंसर, और अगर इतनी नहीं तो फिर कितनी एरर आ रही है। तो कंपेयर इससे नहीं, बल्कि कंपेयर हम कैसे कर सकते हैं, जो हमें क्वांटिटीज़ पता हैं उससे हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू है, तो स्मॉल जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, तो अगर आपने किसी इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू कैलकुलेट करके और रिज़ल्ट निकाला, उसका आंसर 9.8 नहीं आ रहा है, 9.7 आ रहा है, तो इसका मतलब कि जो आंसर है उसमें कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। 9.79 अगर आ रहा है, इसका मतलब कि क्लोज है ट्रू वैल्यू के, इसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं। जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए दैट इज़ कॉल्ड ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज आ रहा है हमारा मेज़रमेंट, वही कहलाता है एक्यूरेसी। ओके, तो एक्यूरेसी की डेफिनेशन हो जाएगी कि इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हमारा जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद आंसर आया वो इसके क्लोज आ रहा है, तो इट मीन्स एक्यूरेसी इज़ देयर इन द मेजरमेंट। अब एक प्रॉब्लम ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि हर एक क्वांटिटी के लिए ट्रू वैल्यू पता हो, ये ज़रूरी भी नहीं है। जैसे अभी लेंथ का मैंने एग्जांपल दिया था, तो उस कंडीशन में जहाँ पर ट्रू वैल्यू नहीं पता होती है वहाँ क्या करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी रीडिंग्स, बहुत सारी का मतलब मैक्सिमम 3 रीडिंग्स लेते हैं। जैसे एक बार आपने रीडिंग ली 4.12 आया, दूसरी बार आपने रीडिंग ली 4.13 आया, थर्ड टाइम आपने रीडिंग ली 4.11 आया, 3 अलग अलग रीडिंग आपके पास आई, ठीक है। तो इन 3 डिफरेंट रीडिंग्स में क्या होता है कि आपने क्या किया, इन तीनों का मीन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं कि इन तीनों को प्लस करके और 3 से डिवाइड कर देंगे, तब जो आंसर आएगा वो आंसर ही कहलाता है ट्रू वैल्यू। एटलीस्ट 3 रीडिंग्स लेनी होती हैं और उनका मीन फाइंड करते हैं, और जो मीन का आंसर आ रहा है उसी को ट्रू वैल्यू मान लिया जाता है। उस केस में जहाँ पर अननोन होता है मेजरमेंट, उसका आंसर नहीं पता कितना आना चाहिए। ओके, तो ये तो कहलाता है एक्यूरेसी। ओके, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिए हैं, बाय एक्यूरेसी में अगर एग्जांपल लिखना पड़े तो आप लिख सकते हैं कि सपोज दैट द value of let the value of g is 9.8 meter per second square on earth's surface, and by experiment its answer is 9.79 meter per second square, then this value may be treated as accurate, okay, because it is in close agreement of the true value. अब आता है प्रेसिजन। प्रेसिजन का मतलब होता है कि मोर प्रेसाइज्ड वैल्यू तब होती है। प्रेसाइज्ड का मतलब है कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉपरली लिया गया है, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सो लिसन इट केयरफुली। जैसे किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से लिया गया है जो बहुत छोटा डिवीज़न भी मेज़र कर सकता है, यानी कि उसका जो लीस्ट काउंट है वो बहुत कम है। जैसे जी की वैल्यू 9.8 होती है, तो यानी कि 9.8 कौन से किस इंस्ट्रूमेंट से ऐसे लिया गया होगा जिसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 रहा होगा। 0.1, क्योंकि ये देखा जाता है लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब कि उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट तक ही होगा। अगर मान लीजिए जी की वैल्यू 9.8 की जगह कोई और इंस्ट्रूमेंट है, वो इतनी दे रहा है 9.79125, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बहुत प्रेसाइज्ड है, क्योंकि अगर आप देखें तो लीस्ट काउंट कितना है इस एपरेटस का, तो ये होगा 0.00012345 है ना, 1234 और 5, तो 0.00001 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एपरेटस है ये, तो ये इतना छोटा डिवीज़न भी ऑब्जर्व कर सकता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा इसके थ्रू, जो रीडिंग ली जाएगी इसके थ्रू, उसमें कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है।
मिस्टेक्स जो हैं वो नहीं के बराबर होंगी। तो इसका मतलब कि ये जो आंसर है ये तो क्लोज एग्रीमेंट, ये वाली वैल्यू तो आ गई आपकी, ठीक है, लेकिन ये वाला जो आंसर है, इस वाले आंसर में जो रीडिंग आई है उस रीडिंग में लीस्ट काउंट जो है वो बहुत कम है डिवाइस का। तो इस केस में क्या होता है कि लीस्ट काउंट जितना छोटा होगा डिवाइस उतनी ही ज़्यादा प्रॉपर कहलाएगी। ओके, तो प्रेसिजन का मतलब होता है कि लीस्ट काउंट छोटे से छोटा होना चाहिए, तो जो आंसर आता है वो प्रेसाइज्ड कहलाता है, और जो गिवन वैल्यू है उसके जैसा आ रहा है, जितने डिजिट्स पे वो है उतने डिजिट्स पे आ रहा है, तो एक्यूरेट कहलाता है। ओके, तो दोनों में ये डिफरेंस है, ये याद रखिएगा। तो आप चाहें तो एग्जाम्पल इसका भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया, और यहाँ लिखा हुआ भी है डेफिनेशन में, इट रेफर्स टू द रेजोल्यूशन और द लिमिट टू विच द क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। तो कितना रेजोल्यूशन या कितनी लिमिट तक क्वांटिटी मेज़र की गई है, तो इन द सेंस वही लीस्ट काउंट है। इट इज़ डिटरमाइंड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कितना लीस्ट काउंट है, और द स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर इज़ द प्रेसिजन। तो जितना छोटा होगा लीस्ट काउंट उतनी ज़्यादा प्रेसाइज्ड होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रू होगी वैल्यू, उसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, और ये है एरर्स इन अ मेजरमेंट। ओके, तो एरर्स इन अ मेजरमेंट का मतलब जो मैंने अभी बताया था, बस यहीं से अब आपका लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। और इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनमें टॉपिक वाइज कम पूछा जाता है, और उनमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। जैसे आपने डायमेंशनल एनालिसिस में भी देखा कि 3 एप्लीकेशंस थे उसके, और उन 3 एप्लीकेशंस से न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते थे, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन का यूज़ कम है। इसी तरह से यहाँ भी है कि एरर्स के बारे में जितना डिफ़ाइन किया जाएगा वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है, और न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं। तो ये चीज़ें मैं बीच में इसलिए बता रही हूँ कि लास्ट में जब आप इसको पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है, आप ये सोचते हैं कि क्वेश्चन कैसा आता है इससे। तो यहीं स्टार्टिंग में ही मैं बता दे रही हूँ कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है आपको मोस्टली इसमें। ओके, तो एरर्स इन अ मेजरमेंट का मतलब हुआ, जो अभी मैंने कहा था कि एरर्स क्या होती हैं और कैसे अकर होती हैं। तो एरर्स जो हैं वो किस रीज़न से होती हैं, क्या क्या किस किस टाइप की एरर्स होती हैं। तो वैसे एरर्स बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ आपको एरर्स या उनके टाइप्स नहीं पढ़ना है, आपको बस एक याद रखना है, रैंडम एरर्स। तो रैंडम एरर्स का मतलब क्या है कि वो एरर्स जो रैंडमली अकर होती हैं, और उनकी वजह से मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन जो भी हैं वो चेंज होते हैं, वैल्यू बदल जाती है। जैसे जी के आंसर को डिस्कस करें अगर, तो कितना आना चाहिए था 9.8, और मान लीजिए बाई चांस आ रहा है 9.71 या 9.6 या 9.9, तो यही जो है वो रैंडम एरर्स कहलाती हैं। इनका रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो उसके अलावा भी एरर्स हैं जो मैंने अभी बताया था आपको, वो रैंडम एरर्स में ही आ जाती हैं कि जो ऑब्जर्वर है उसने सही टेक्निक का यूज़ नहीं किया है, इम्परफेक्शन है उसकी टेक्निक में, उसको एपरेटस की पूरी नॉलेज नहीं है, तो एरर हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं, डिवाइसेस बनाई तो सारी एक साथ ही जाती हैं। जैसे स्केल है, तो स्केल जहाँ भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो वहाँ सारे स्केल एक साथ ही बने होंगे, लेकिन कभी कभी आपने ख़ुद देखा होगा कि हर एक डिवाइस जो बनकर आती है, चाहे वो सिमिलर हो, 2 डिवाइसेस दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत छोटे लेवल पे उनमें एरर्स हो सकती हैं। ओके, किसी जगह पे थिकनेस बड़ी है, किसी जगह पे थिकनेस कम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको तब समझ में आएंगी जब आप इनको लैब में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो क्योंकि लैब में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें दिखाई देता है कि थिकनेस जगह जगह पे, जैसे स्केल है वो पूरा आपको एक जैसा थिक लगेगा अगर आप टच करके देखेंगे, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होते हैं कि वो किसी जगह पे थिन होगा, किसी जगह पे थिक होगा। तो इतना प्रॉपर जो ऑब्जर्वेशन है वो लैब में ही हो पाता है। ओके, तो ये कौन सी एरर्स होती हैं, बस ये ध्यान रखना है आपको कि इस टाइप से इतने जो मैंने रीज़न्स बताए हैं, इन्हीं सब की वजह से जो रीडिंग हम लेते हैं किसी भी चीज़ की, तो हर बार एक जैसी नहीं आती है, थोड़ा बहुत बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो रैंडम एरर्स को ही आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो रैंडम एरर्स जो हैं वो क्या होती हैं, तो रैंडम एरर्स में वही है कि अगर
प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जाता है रीडिंग लेते वक्त, तो जो रीडिंग का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड का मतलब तो वही नंबर चेंज होगा, और डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि कभी कभी जो रीडिंग है उसमें प्लस और माइनस का भी डिफरेंस आ जाता है, तो प्लस माइनस के डिफरेंस को भी रिमूव किया जाता है, वो भी ऑपरेटर से ही समझ में आएगा। अभी आपको बस यहाँ पे फार्मूला यूज़ करके प्रूफ कर देना है। यहाँ पे फार्मूले हैं बहुत सारे, उनको यूज़ करके दिखाना है। डायरेक्शन से क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट की वजह से डायरेक्शन में चेंज आता है, वो क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें विजिबल नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आप फार्मूले पर ही फोकस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले रैंडम एरर्स जो हैं उनके टाइप्स और उनका एलिमिनेशन। तो रैंडम एरर के जो टाइप्स हैं उन सारे अलग अलग टाइप्स के फार्मूले भी दे रखे हैं यहाँ पर, और कैसे उसको एलिमिनेट करा जाएगा वो भी दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले ये मान लिया है कि एक जो क्वांटिटी है उसकी बहुत सारी रीडिंग ली गई हैं, कि ऑपरेटर्स की हेल्प से क्वांटिटी की डिफरेंट रीडिंग्स ली गई हैं। ठीक है, तो कितनी रीडिंग्स, जैसे मान लीजिए वही जो मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को फाइंड आउट किया गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बहुत सारी रीडिंग्स में हर एक रीडिंग को ए सफिक्स लेके शो किया गया, जैसे A1, A2, A3। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऐसे ही लिखना है कि इफ़ A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN n टाइम्स तक रीडिंग ली गई हैं, तो ये दीज आर द n मेजर्ड वैल्यूज़ ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी दैन इट्स ट्रू वैल्यू। तो इसकी जो ट्रू वैल्यू होगी वो क्या कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जी की तो ट्रू वैल्यू पहले से पता है 9.8, और अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसकी ट्रू वैल्यू आपको नहीं पता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि उसकी जितनी भी रीडिंग्स ली हैं आपने, वैसे तो एटलीस्ट 3 लेते हैं, लेकिन ऐसा भी कर सकते हैं जितनी भी ली हैं उन सबको ऐड करके और नंबर ऑफ़ रीडिंग से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि मीन लिया जाता है। तो ये जो है इसको डिनोट करने का जो तरीका है, या तो आप ए मीन लिख देते हैं सफिक्स में, या फिर ए के ऊपर बार लगा देते हैं। ओके, तो ए बार या फिर ए मीन ऐसे करके इसको लिखा जाता है। तो सबसे पहला काम ये होता है, इसका मतलब हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, ट्रू वैल्यू। ओके, फिर यहाँ से टाइप्स आता है, रैंडम एरर के टाइप्स आते हैं, तो उसमें एब्सोल्यूट एरर सबसे पहले आएगा। अब एब्सोल्यूट एरर्स जैसे बहुत सिंपल है, न्यूमेरिकल में हेडिंग लिखा होगा, आपको फाइंड क्या करना है, तो न्यूमेरिकल में रीडिंग्स दे रखी हैं और आपसे कहा गया अगर कि इसकी ट्रू वैल्यू फाइंड करिए, मीन फाइंड करिए, तो आप ऐसे कर देंगे। फिर आपसे कहा है एब्सोल्यूट एरर्स फाइंड करिए, तो एब्सोल्यूट एरर्स कैसे करते हैं कि ट्रू वैल्यू अब आपके पास आ गई। ठीक है, ट्रू वैल्यू फाइंड करने के बाद जब आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, तो एब्सोल्यूट एरर का सिंबल ये होता है डेल्टा, और A1 का मतलब फर्स्ट वाली एब्सोल्यूट एरर। तो हर एक जो भी रीडिंग आई है, ठीक है, तो उस रीडिंग में से हर एक रीडिंग जो आपने ली थी उसको आपने A1, A2, A3, AN जो भी लिखा था, तो हर बार में क्या करते हैं, मीन जो आपने फाइंड किया, ठीक है, तो मीन ए बार होता है, उससे आपको हर एक रीडिंग को माइनस कर देना है। ठीक है, तो फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर जैसे अब ऐसा क्यों है, ये तो बहुत क्लियर है कि मान लीजिए आपने रीडिंग ली, रीडिंग का आंसर आपका पहला 4.1 आया, दूसरी रीडिंग आपकी 4.2 आई, ऐसी बहुत सारी आई। अब आपने इन सब का मीन फाइंड किया, तो मान लीजिए इनका मीन जो है वो 4.0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एरर कितनी है, तो एरर कैसे फाइंड करेंगे, एरर का मतलब कि ये जो मीन है ये हमारा सही है, इतना आना चाहिए। तो हर एक बार में मीन में से जो रीडिंग्स हैं, पहली रीडिंग ये वाली थी, ये माइनस कर दी, फिर मीन में से दूसरी, तो आपको करना ऐसे ही है कि मीन में से माइनस करना है, ऐसा नहीं है कि आप उल्टा कर देंगे। ठीक है, माइनस में आ रहा है आंसर, डजंट मैटर, माइनस में आने दीजिए, प्लस में आ रहा है प्लस में आने दीजिए, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि डायरेक्शन का भी रोल होता है, तो जैसे भी जिसमें भी आंसर आ रहा है उसी में छोड़ देंगे। ओके, तो ये इतना डिफरेंस होता है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। और इन सभी को, जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, इन सभी को नोट डाउन करते जाएंगे, तो ये डेल्टा के साथ में इसको
नोट करते जाना है। तो ये एब्सल्यूट एरर्स कहलाती हैं, डेल्टा A1, डेल्टा A2, हर किसी के साथ में ये प्रोसेस यूज़ करना है। ओके।